हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्रिक पढ़ेंगे। ब्रिक को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से जो इसका लेंथ वाला पार्ट है उसको हम स्ट्रेचर कहते हैं और चौड़ाई वाले भाग को हेडर कहते हैं। नीचे वाले भाग को बॉटम फेस और ऊपर वाले भाग को टॉप फेस बोलते हैं। टॉप फेस को हम फ्रॉग भी कहते हैं। इसकी माप होती है 40x10x1 से लेके 2 सेंटीमीटर तक। और ये जो फ्रॉग बना होता है टॉप फेस पर, ये सियर की के काम आता है। मैन्युफैक्चर नेम लिखा रहता है और ये क्यूरिंग के काम आता है और होल्डिंग बेटर के लिए आवश्यक होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड ईंट को यदि स्ट्रेचर के पैरेलल रखा जाए तो इसे स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। इसकी मिनिमम माप हाफ ब्रिक वॉल होती है और ये सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर वॉल होती है। टाइप ऑफ बॉन्ड के 5 प्रकार होते हैं: स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, रैंकिंग बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं: सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और दूसरा है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। और रैंकिंग बॉन्ड को हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं: डायगोनल बॉन्ड, जिगजैग बॉन्ड, अपराइट बॉन्ड या हियरिंग बॉन्ड। यदि हम ईंट को उसके चौड़ाई के पैरेलल रखते हैं तो इस प्रकार के बने बॉन्ड को हेडर बॉन्ड बोलते हैं। इसकी मिनिमम थिकनेस 1 ब्रिक वॉल होती है और इसको सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर वॉल कहते हैं। इंग्लिश बॉन्ड का टॉप व्यू ऐसा बॉन्ड जिसके किसी एक रद्दे में या तो हेडर हो या स्ट्रेचर हो, ऐसे बॉन्ड को इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। इसकी मिनिमम थिकनेस 1 ब्रिक वॉल होती है। यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यह इकोनॉमिकल बॉन्ड भी है। दूसरा है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड उसे कहते हैं ऐसा ब्रिक बॉन्ड जिसके एक ही रद्दे में हेडर या स्ट्रेचर दोनों ही हो, उसे फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं: एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, दूसरा होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड की मिनिमम थिकनेस 30 सेंटीमीटर होती है और इसे डेड ब्रिक वॉल भी कहा जाता है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड की मिनिमम थिकनेस 1 ब्रिक वॉल होती है और इसे 20 सेंटीमीटर वॉल कहा जाता है। रैंकिंग बॉन्ड के 4 प्रकार: डायगोनल बॉन्ड, अपराइट बॉन्ड, हियरिंग बॉन्ड, जिगजैग बॉन्ड। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक में को याद करने के लिए हम साट्रिक सलीम याद करते हैं, जिसमें S का मतलब होता है सिलिका, A का मतलब होता है एल्यूमिना, L का मतलब होता है लाइम और I का मतलब होता है आयरन ऑक्साइड, M का मतलब होता है मैग्नीशिया और 6 प्रोडक्ट होता है अल्केलाइन, जिसमें सिलिका की मात्रा 50 से 60% होती है, एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% होती है, लाइम की मात्रा 2 से 5% होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा 3 से 5% होती है, मैग्नीशिया की मात्रा 1% होती है, जबकि एल्केलाइन की मात्रा 1% से कम रखी जाती है। इसका फंक्शन अलग अलग है। ये सिलिका का फंक्शन, ये शेप प्रदान करता है, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग, स्ट्रेंथ इससे प्राप्त की जाती है और इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ब्रिटिल नेचर की ब्रिक प्राप्त होगी, डिस्ट्रॉय कोहेंशन होगा, लॉस ऑफ शेप। और एल्यूमिना का फंक्शन होता है इसके द्वारा इजी मोल्डिंग की जाती है। इम्पोर्ट और प्लास्टिसिटी के गुण एल्यूमिना में होते हैं और इसकी अधिकता होने पर इंक्रीजिंग श्रिंकेज एंड वार्पिंग उत्पन्न होती है। और
लाइम का फंक्शन होता है फ्लक्स प्रिवेंट श्रिंकेज और इसकी अधिक मात्रा लॉस ऑफ शेप प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड फ्लक्स परमेबिलिटी एंड कलर प्रदान करता है और इसकी मात्रा अधिक होने पर ब्लैकिश और ब्राउन कलर देता है ईंट को। और मैग्नीशिया की मात्रा इसका फंक्शन है लोइस कलर प्रिवेंट श्रिंकेज और इसकी मात्रा अधिक होने पर डीके ऑफ ब्रिक होता है। अल्केलाइन की अधिकता होने पर इन्फ्लोरेसेंस उत्पन्न होता है। प्रोसेस ऑफ ब्रिक क्ले प्रिपरेशन, मोल्डिंग, ड्राइंग और बर्निंग। क्ले प्रिपरेशन ऐसी मिट्टी का प्रयोग जिसका 3 mm का थ्रेड बनने पर भी वो न टूटे, उसकी ऐसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें अनसाउलिंग की जाती है जो कि ग्राउंड के टॉप सरफेस पर 20 सेंटीमीटर की लेयर को रिमूव करना होता है। डिगिंग जिसको खुदाई करना कहते हैं। क्लीनिंग, फिर वेदरिंग जो मिट्टी को खुले में छोड़ दिया जाता है जो कि वो मौसम के अनुरूप अपने आप को लेवे। ब्लेंडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल में किसी तत्व की कमी होने पर उसे ऐड किया जाता है। टेम्परिंग या किडिंग जिसे हम गूंथना बोलते हैं, इसमें मिट्टी को गूंथा जाता है। मिट्टी को गूंथने के लिए हम पग मिल का प्रयोग करते हैं। एक दिन में एक पग मिल द्वारा 1500 ब्रिक अर्थ को किया जाता है। इसकी माप होती है बेस की चौड़ाई 0.9 मीटर, इसकी हाइट 1.5 से 2 मीटर होती है और इसकी अपर चौड़ाई 1.2 मीटर होती है। मोल्डिंग रिक्वायर्ड शेप ब्रिक को देना मोल्डिंग कहलाता है। माउल्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टील माउल्ड और एक होता है वुडन माउल्ड। स्टील माउल्ड की थिकनेस 6 mm होती है जबकि वुडन माउल्ड की थिकनेस 10 mm होती है। वुडन माउल्ड बनाने के लिए हम शीशम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं जो कि दीमक के प्रति प्रतिरोधक होती है। माउल्ड का साइज हम 20x10x10 रखते हैं जो कि ये साइज़ इसका इंटरनल साइज होता है, जबकि स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज 19x9x9 रखा जाता है। माउल्ड साइज हमेशा ही 8 से 12% एक्स्ट्रा बनाया जाता है। स्टॉक बोर्ड जिसे दिल्ला पटरी कहते हैं, इसकी साइज 21x10 सेंटीमीटर होती है और फॉग की साइज 10x4x1 से 2 सेंटीमीटर। प्लेट बोर्ड जिसकी साइज 30x12 सेंटीमीटर होती है और इसकी थिकनेस 10 mm होती है। माउल्ड हैंड मोल्डिंग और एक होती है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग सॉफ्ट क्ले के लिए की जाती है। इसको भी 2 स्थान पे किया जाता है, एक ग्राउंड मोल्डिंग किया जाता है और टेबल मोल्डिंग, जिसमें टेबल मोल्डिंग बेस्ट होती है। मशीन मोल्डिंग भी 2 तरीके से किया जाता है, पहला है प्लास्टिक मोल्डिंग, दूसरा है ड्राई क्ले मोल्डिंग जिसमें ड्राई क्ले मोल्डिंग बेस्ट होती है। स्लोप मोल्डिंग और एक सैंड मोल्डिंग होती है। स्लोप मोल्डिंग में पानी छिड़क कर मोल्डिंग करना होता है, जबकि सैंड मोल्डिंग में सैंड छिड़क कर मोल्डिंग करना होता है। ग्रीन ब्रिक में मॉइस्चर 7 से 30% तक होता है। ड्राइंग ऑफ ब्रिक दो तरीके से किया जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस द्वारा, एक होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा। इसकी स्मॉल स्केल होती है 10 से 14 दिन नेचुरल ड्राइंग की, जबकि आर्टिफिशियल ड्राइंग की ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है और इसकी लार्ज स्केल 1 से लेके 3 दिन तक होती है। बर्निंग 2 तरीके से की जाती है, एक पजावा या क्लैंप द्वारा की जाती है और दूसरा
किल माने भट्ठी द्वारा की जाती है। पजावा या क्लैम्प द्वारा की गई बर्निंग ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। इसकी इनिशियल कास्ट कम आती है। ये नॉन यूनिफॉर्म ब्रिक इससे प्राप्त किया जाता है। ये ग्राउंड सरफेस से 15 अंश के इंक्लाइन पर बनाया जाता है। इसकी फ्यूल लेयर थिकनेस ग्रेजुअली डिक्रीज इन अपर डायरेक्शन। इसका जो फ्यूल लेयर थिकनेस होती है ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेजुअली कम होती जाती है। इससे लगभग 50 से 60% यूजफुल ब्रिक प्राप्त की जाती है। इसका जो टॉप लेयर से ब्रिक प्राप्त की जाती है वो अंडर बर्न होती है और मीडियम सरफेस लेयर से जो ब्रिक प्राप्त की जाती है वो यूजफुल होती है और जो लोअर लेयर से ब्रिक प्राप्त की जाती है वो ओवर बर्न होती है। किल्न या भट्ठी द्वारा प्राप्त की गई ब्रिक ये भट्ठी जो होती है ये परमानेंट एक स्ट्रक्चर है। इसकी इनिशियल कास्ट अधिक आती है और ये 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इससे ईंटें प्राप्त की जाती हैं और एवरेज टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ये इसमें भी 3 प्रकार की भट्ठी होती है। एक इलाहाबाद भट्ठी होती है, बुल ट्रेंच भट्ठी होती है, हाफमैन किल या फ्लेम किल होती है। इलाहाबाद किल से यूजफुल ब्रिक 60 से 70% प्राप्त की जाती है जिसे हम इंटरमीडिएट किल भी कहते हैं। ये अप ड्रॉट किल या डाउन ड्रॉट किल जिसे हॉट गैसेस मूवमेंट प्राप्त होती है और डाउन ड्रॉट किल से भी हॉट गैसेस मूवमेंट प्राप्त होती है। बुल ट्रेंच किल इसका शेप ओवल शेप का होता है और ये इससे यूजफुल ब्रिक 70 से 80% प्राप्त की जाती है। हाफमैन किल या फ्लेम किल ये कंटिन्यूअस किल कही जाती है। इसका शेप सर्कुलर होता है। इससे यूजफुल ब्रिक 80 से 90% प्राप्त की जाती है। कंक्रीट के कंपोनेंट जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ क्लास की ब्रिक का अलग अलग क्या होता है। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक का 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेकेंड क्लास ब्रिक का 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि थर्ड क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि फोर्थ क्लास ब्रिक का 300 से लेकर 320 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वाटर एब्जॉर्बेशन फर्स्ट क्लास की ब्रिक 20% अपने भार का 20% से अधिक पानी नहीं एब्जॉर्ब करती है और सेकेंड क्लास की ब्रिक 22% वाटर ऑब्जर्वेशन होता है, जबकि थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर ऑब्जर्वेशन 25% होता है, जबकि फोर्थ क्लास ब्रिक 10% वाटर ऑब्जर्वेशन होता है। इसकी साउंड फर्स्ट क्लास की ब्रिक को ऊंचाई से गिराने पर इसमें मेटेलिक साउंड उत्पन्न होता है, जबकि सेकेंड क्लास ब्रिक में लाइट मेटेलिक साउंड उत्पन्न होता है, जबकि थर्ड क्लास ब्रिक में नॉन मेटेलिक साउंड उत्पन्न होता है। स्क्रैच फर्स्ट क्लास ब्रिक में कोई निशान नहीं आता, जबकि सेकेंड क्लास ब्रिक में हल्का निशान आता है, जबकि थर्ड क्लास ब्रिक में निशान आता है। कलर फर्स्ट क्लास ब्रिक चेरी रेड कलर की होती है, जबकि सेकेंड क्लास ब्रिक लाइट चेरी रेड होती है, जबकि थर्ड क्लास की ब्रिक येलो कलर की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक IS 1077 अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्लास और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 350 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
300 का 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 250 का 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 200 का 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 175 का 175 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 150 का 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 125 का 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 75 का 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 50 का 50, 35 का 35। अब हम लोग टेस्ट ऑफ ब्रिक पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टेस्ट है डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट को IS कोड 1077 में पढ़ा जाता है। इसमें हम लोग 10-20 ब्रिक लेंगे, जिसकी साइज 19x9x9 सेंटीमीटर होगी। इसकी लेंथ 380 ± 8 सेंटीमीटर, विड्थ 180 ± 4 सेंटीमीटर और हाइट 180 ± 4 सेंटीमीटर होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इसको IS कोड 3495 के पार्ट 1 में पढ़ा जाता है। नंबर ऑफ ब्रिक इसमें 6 ली जाती है और 24 घंटे के लिए इसको पानी में डुबो कर रखते हैं। फॉग जो बना होता है ईंट में, उसमें एक संबंधित 3 के अनुपात में सीमेंट मोटार भर देते हैं। 3 डेग उसके बाद 3 दिन के लिए टाट के बोरे में दबाए रखते हैं। फिर CTM पर कंप्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, जिसमें लोडिंग रेट 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से लोड अप्लाइड करेंगे, जो कि हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्राप्त होगा। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट इसका IS कोड 3495 पार्ट 2 होता है। इसमें हम 5 ब्रिक लेते हैं, जिसे हम सर्वप्रथम ड्राई 105 से 110 से ±5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे सुखाते हैं, जिसका वेट W1 ज्ञात करते हैं। फिर 24 घंटे के लिए इस ब्रिक को वाटर में रखते हैं। रखने के बाद इसका हम वेट W2 ज्ञात करते हैं। फिर हम इसे परसेंटेज ऑफ वाटर W2 - W1 अपॉन W1 × 100 के द्वारा ज्ञात करते हैं। इन्फ्लोरेंस टेस्ट इसका IS कोड 3495 के पार्ट 3 है। इसमें हम 5 ब्रिक लेते हैं, जिसे हम वर्टिकली किसी पानी से भरे टब में खड़ा कर देते हैं, जो इसमें भरा हुआ पानी 25 mm तक होना चाहिए। फिर हम इसे ज्ञात कर दें। वाइट जो पैचेज है वो 0 है या 0% है, तो इस इन्फ्लोरेसेंस नील होगा। उसमें 10% से कम है तो स्लाइटली इन्फ्लोरेसेंस होगा, और 10 से 50% है तो मॉडरेटली इन्फ्लोरेसेंस, तो 50% है अधिक है तो हैवी इन्फ्लोरेसेंस होगा। और वार्पेज टेस्ट इसको IS कोड 3495 के पार्ट 4 में पढ़ा जाता है। सरफेस की स्ट्रेसनेस है प्लेन चेक को ज्ञात करते हैं। इसका 20-60 mm, टॉप में 15x15 mm का होता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक ऐसे स्थान जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लाइन ऑफ फर्नेस या चिमनी। इसको हम 3 प्रकार में डिवाइड एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी। जिसे एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक को सिलिका ब्रिक कहते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और ये शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड। बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो होता है उसको मैग्नीशिया या डोलोमाइट ब्रिक कहते हैं। इसमें मैग्नीशिया की मात्रा अधिक होती है। ये शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेस
न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक जिसे क्रोमाइट ब्रिक कहते हैं। इसमें एल्यूमीनियम एवं क्रोमाइट अधिक होता है। ये शो रेजिस्टेंस बोथ एसिड एंड बेस। फॉर्म ब्रिक बैट ये क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बेवल, मिलिट्री क्लोजर, बुल हेडर, सिंगल बुल नोज, डबल बुल नोज, काउ नोज, बुल नोज मैट्रिक, और कैंट ब्रिक, सिंगल कैंट, प्लिंथ हेडर, डबल कैंट ब्रिक, प्लिंथ स्ट्रेचर, क्विंट ब्रिक।